स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। और आज का जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स पे है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है डिमांड। तो चलिए जल्दी से आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिमांड एक्चुअली में है क्या, डिमांड का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से है। तो चलिए देखते हैं कि डिमांड का मतलब कि जब कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स या कमोडिटी को डिमांड करता है या उसे परचेस करना चाहता है, वो डिजायर होता है उस गुड्स के लिए, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। अब डिमांड जो है वो दो चीजों पे बेस्ड है। सबसे पहला वो गुड्स के ऊपर और दूसरा उसके प्राइस के ऊपर। तो हम लोग अगर डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय डिमांड, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिमांड refers to that situation where a consumer wants to buy a commodity यानी कि गुड्स एट एग्जिस्टिंग प्राइस और पॉसिबल प्राइस। इसका मतलब क्या है कि डिमांड्स रेफर्स करता है उस सिचुएशन को जहां एक कंज्यूमर बाय करना चाहता है, यानी वो परचेस करना चाहता है एक कमोडिटी यानी कि एक गुड्स को, या तो उसके एग्जिस्टिंग प्राइस पे या तो फिर उस पॉसिबल प्राइस पे। अब एग्जिस्टिंग प्राइस और पॉसिबल प्राइस का मतलब क्या है कि अब समझ सकते हैं कि अगर किसी गुड्स को हम कंज्यूम करना चाहते हैं या उसे डिमांड कर रहे हैं या उसे परचेस करना चाहते हैं, ये मेरा डिजायर है, तो मुझे उस गुड्स को बाय करने से पहले उसका प्राइस को पता करना होगा कि उस गुड्स का प्राइस क्या है, क्या वो गुड्स मेरे बजट में आएगा, हम उसे खरीद सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं या किसी भी तरह से, तो उसका प्राइस का पता होना मुझे चाहिए। अब अगर वो प्राइस मेरे पॉसिबल प्राइस के हिसाब से है, मतलब कि मेरा जो मेरा इनकम है वो मेरे पॉसिबल प्राइस के बाहर जा रहा है, मतलब वो मेरे बजट के बाहर जा रहा है, तो मैं उस गुड्स का डिमांड को रोक दूंगा, उसे स्टॉप कर दूंगा। लेकिन अगर वो जो गुड्स का प्राइस है वो मेरे पॉसिबल प्राइस के अंदर आ रहा है, तो मैं उसे गुड्स को डिमांड कर सकता हूं, मतलब उसे मैं परचेस कर सकता हूं। तो डिमांड का मतलब यही है कि जहां एक पर्सन किसी गुड्स, किसी कमोडिटी को खरीदना चाहता है उस एग्जिस्टिंग प्राइस पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पॉसिबल प्राइस पे जहां मेरा इनकम उससे कहीं गुना ज्यादा होगा, जहां पर मैं उस गुड्स को इजीली खरीद सकता हूं, तो वो मेरा पॉसिबल प्राइस होगा। अब चलिए देखते हैं कि डिमांड एक्चुअली में कितने टाइप के होते हैं, जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड हम लोग जिसको बोलते हैं। तो अब कंसेप्ट ऑफ डिमांड में डिमांड जो है वो दो टाइप के आएंगे। डिमांड आपके दो टाइप के आएंगे। सबसे पहला आएगा डिमांड, वो होगा इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहला आएगा इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा आएगा मार्केट डिमांड। और पहला आएगा इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि मैं एक अकेला आदमी हूं जो मार्केट जाके किसी गुड्स को खरीदना चाहता है, जो गुड्स मुझे पसंद है, एक पार्टिकुलर गुड्स को मैं खरीदना चाहता हूं, तो मैं एक ही कंज्यूमर हूं, मैं उस मार्केट में उस गुड्स के लिए एक मात्र कंज्यूमर हूं जो उस गुड्स को खरीदना चाहता हूं। तो उस गुड्स के लिए मैं हूंगा इंडिविजुअल डिमांड, मैं अकेला उस गुड्स को डिमांड कर रहा हूं, तो मैं हूं इंडिविजुअल डिमांड कर रहा हूं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे अगर लोग हैं और बहुत सारे लोग मिलके उस एक पर्टिकुलर गुड्स को खरीदना चाहते हैं, या तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे या तो फिर पॉसिबल प्राइस पे, तब वो बनता है मेरा मार्केट डिमांड। अगर एक आदमी गुड्स को परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है, तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड।
लेकिन अगर बहुत सारे लोग या कई लोग उस गुड्स को खरीदना चाहते हैं तो वो होगा मेरा मार्केट डिमांड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड अपने एक दूसरे से किस तरह से डिफर है, दोनों एक दूसरे से अलग किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये है कि जहां एक सिंगल नंबर ऑफ कंज्यूमर रहेगा जो उस गुड्स को परचेस करना चाहता है, बाय करना चाहता है एट एग्जिस्टिंग प्राइस या फिर पॉसिबल प्राइस पे। लेकिन मार्केट डिमांड का मतलब क्या है कि वहां पर नंबर्स ऑफ बायर, वहां बहुत सारे बायर होंगे जो उस गुड्स को, उस पार्टिकुलर गुड्स को खरीदना चाहते हैं या तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे या तो फिर अपने पॉसिबल प्राइस पे। लेकिन ये दोनों थ्योरेटिकल है। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसका शेड्यूल किस तरह से बनेगा और इसका जो डायग्राम है, कर्व है, डिमांड कर्व जिसे हमें बोलते हैं, वो किस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड में किस तरह से शेड्यूल भी बनता है एंड उसका कर्व किस तरह से बनता है। और उसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट डिमांड का शेड्यूल किस तरह से होगा और मार्केट डिमांड का जो कर्व है वो किस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड एक्चुअली में होता क्या है। इंडिविजुअल डिमांड, अब मैं इसमें बता चुका हूं कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब इट्स रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर सिंगल number of buyer is ready to buy a commodity at existing प्राइस। मतलब यहां पर समझना ये है आपको कि इंडिविजुअल डिमांड मतलब एकाकिक डिमांड जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेफर्स करता है उस सिचुएशन को जहां सिंगल नंबर ऑफ बायर है जो रेडी है बाय करने के लिए एक ऐसा कमोडिटी जो उसके एग्जिस्टिंग प्राइस पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक आदमी है, एक पर्सन है जो गुड्स को खरीदना चाहता है। अब इसका शेड्यूल कर्व जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व, वो किस तरह से बनाया जाता है चलिए देखते हैं उसको। सपोज कीजिए कि अब मैं शेड्यूल बना रहा हूं, ये है मेरा शेड्यूल। अब शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इसमें हम प्राइस एंड डिमांड को हम लोग देख सकते हैं कि कब किसका प्राइस कितना है और उसका डिमांड किस तरह से होगा। जिस तरह से एक ह्यूमन नेचर ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का दाम बहुत हाई लेवल में होगा तो उसका डिमांड उतना ही कम होगा, लेकिन अगर उसका जो प्राइस है वो कम है तो डिमांड उसका ज्यादा होगा। तो यही हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब शेड्यूल में देखेंगे कि किस तरह से ये फंक्शनल काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखिए डिमांड शेड्यूल refers to that tabular representation which shows relation between price and क्वांटिटी। अब समझिए कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा तो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होगा, लेकिन अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, या वाइज एंड वर्सा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक इसका उल्टा। अब चलिए देखिए कि डिमांड शेड्यूल एक्चुअली है क्या। डिमांड शेड्यूल एक्चुअली है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये शो करता है, रिलेशन शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब अगर मैं इसे बोर्ड पे बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस है और ये उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब
प्राइस अगर मैं यहाँ पर रख दूं 5 रुपीज, ये रुपीज में रहेगा, फिर रखूंगा 4 रुपीज, फिर 3 रुपीज, फिर 2 रुपीज, फिर 1 रुपीज। अब यहां पर प्राइस है अगर 5 रुपीज, तो मैं इससे क्वांटिटी ऑफ डिमांड करूंगा 10। मतलब कि मैं एक कंज्यूमर हूं जो इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है। अब मैं उस गुड्स का प्राइस देखूंगा, तो गुड्स का प्राइस जो है वो 5 रुपीज है, और मैं उस 5 रुपीज पे 10 क्वांटिटी ऑफ डिमांड करूंगा। मतलब मैं 10 क्वांटिटी लूंगा 5 रुपए के हिसाब से। अब जिस तरह से प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मेरा जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगा वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस घट रहा है तो डिमांड यहाँ पर बढ़ेगा। 4 रुपीज जब हो गया तो मैं ठीक उसका उल्टा कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा लूंगा। 5 रुपए का जब था सामान तो मैं उसे 10 क्वांटिटी ले रहा था, अब 4 रुपये हो गया तो मैं 20 लूंगा। अब यहाँ पर 3 रुपये और कम हो गया, यहाँ पर प्राइस मेरा और कम हो गया, तो मैं अब यहाँ पर अपना डिमांड भी क्या कर लूंगा, ज्यादा कर लूंगा, क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रहा है। 2 रुपीज जब हुआ तो मैं यहाँ 40 रुपीज कर दिया, 40 क्वांटिटी कर दिया। और जब 1 रुपए का सामान हो रहा था तब मैं यहाँ पर उसे 50 पे ले आया। मतलब कि मेरा यहाँ प्राइस घट रहा है और यहाँ मेरा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस माइनस में जा रहा है, तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, वो प्लस में जा रहा है। तो ये है मेरा एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जो ये बताता है कि किसी भी अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, और उसका अगर प्राइस घटा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अब चलिए इसे मैं अब एक डिमांड कर्व में प्रेजेंट करता हूं आप लोगों को कि डिमांड कर्व में किस तरह से होगा। तो ये रहा इंडिविजुअल डिमांड का आपका मीनिंग, डेफिनेशन, ये रहा उसका शेड्यूल, जिसके साथ मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी बना दिया हूं कि प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में किस तरह से एक रिलेशन होता है। अब मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड में किस तरह से शो होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए कि अब अगर मैं इसे एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से एक डिमांड कर्व में ले जाता हूं, जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें हम लोग किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि अगर प्राइस घट रहा है तो उसका डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि प्राइस डिक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज। अब इसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लाइन ड्रॉ मैंने किया है जो डिमांड कर्व का होता है। ठीक है, अब ये साइड जो होता है ये होता है क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और ये होता है आपका प्राइस का। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, और यहां पर आप लोग ज्योमेट्री में जानते हैं कि ये होता है 0। ठीक है, अब चलिए देखिए जो यहां पर लिखा है उसी में मैं अब उसे कन्वर्ट करूंगा एक ग्राफिकल में। ठीक, टेबुलर से कन्वर्ट होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए देखिए, जब 5 रुपीज था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वही सेम चीज मुझे यहां पर भी उतारना है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, अब ये रहा मेरा क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो यहां पर रहेगा, सेम रहेगा वैसे ही जैसे लिखना है। यहां पर रहेगा 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 एंड यहाँ पर लास्ट में 50। ठीक है, अब चलिए देखिए, जब प्राइस ऑफ गुड्स का 5 रुपीज था तो इसका डिमांड कितना था, 10 में। तो अब मुझे 5 से जाना है 10 में, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन ड्रॉ किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, जिसे हम लोग ग्राफिकल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा लाइन। जब प्राइस था 5 तो डिमांड था 10। अब जब प्राइस हो गया कम तो डिमांड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ प्राइस हो गया कम और डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा।
ये रहा लाइन मेरा सेकंड कॉलम का, ठीक है। अब थर्ड कॉलम का देखते हैं। जब 3 रुपये प्राइस हो गया मतलब और कम हो गया तो उसका डिमांड भी क्या हो गया, और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 3 है और मुझे कहाँ जाना है, 30 में लेके। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब समझिए फोर्थ कॉलम जब 2 रुपीज हो गया तो इसका जो डिमांड है वो कितने का हो जाएगा, 40 का, इंक्रीज कर गया। तो 2 से अब मुझे ले जाना 40 में, तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब जब 1 रुपीज का हो गया तो किस तरह से, सेम एज वेल 50 तक ले जाना है मुझे। तो 1 से लेके मैं कहा ले जाऊंगा इसे, मैं इसे 1 से लेके जाऊंगा 50। अब चलिए समझते हैं कि जब प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था। तो सेम आपको यहां पर भी देखने मिलेगा कि प्राइस जिस तरह से कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड उसका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हम एक एरो देके भी इसे बना सकते हैं कि प्राइस जब कम हो रहा है तो उसका डिमांड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब समझिए जहां प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। मतलब ये ठीक उल्टा हो जाएगा कि जहां प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये उस प्राइस को डिटरमाइन करता है कि जब 5 रुपया था तो 10 हो रहा था, जब 4 हुआ तो 20 हुआ, जब 30 हुआ तो 3 था, जब 2 था तो 40 था, जब 1 था तो 50 था। अब इस लाइन को मुझे एक डाउनवर्ड स्लोप में कन्वर्ट करना है। तो डाउनवर्ड स्लोप के लिए मुझे हर एक एंगल का एज को लेना होगा। अब अगर हर एंगल का अगर एज को मैं लूं तो कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ बनेगा, ठीक है। और इससे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। इससे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, लेफ्ट टू राइट। जब प्राइस कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। लेफ्ट से राइट की तरफ वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज करेगा और डिमांड उसका डिक्रीज करेगा तो यही डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मतलब ये अभी लेफ्ट से राइट जा रहा है, वो भी डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं कि एरो मेरा कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोप मुझे इंडिकेट कर रहा है मेरे प्राइस को लेकर, ये डाउनवर्ड स्लोप मेरे प्राइस को लेकर इंडिकेट कर रहा है। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ना कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड को लेकर। क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़े या घटे, ये पूरा जो फिक्स्ड होता है वो प्राइस के ऊपर, वो पूरा निर्भर प्राइस के ऊपर होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहेगा तो डिमांड घटेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि डिमांड, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस कहीं ना कहीं घट रहा होगा, या डिमांड बहुत कम हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। आपको फोकस हमेशा प्राइस पे रखना है कि प्राइस अभी किस टाइप से फंक्शन कर रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। उसके हिसाब से हम डिमांड को अपना देख सकते हैं कि वो भी बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। ये था आपका इंडिविजुअल डिमांड में आपका डेफिनेशन हो गया, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, एक डिमांड कर्व मिल गया, वो भी इंडिविजुअल में, ठीक है। अब इसी सेम चीज को हम लोग पढ़ेंगे मार्केट डिमांड में, कि मार्केट डिमांड एक्चुअली में उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनेगा, और सबसे मेन उसका डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व किस तरह से बनेगा। ये पूरा जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। दोनों दे देगा आप लोगों की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व को आपको डिफाइन करना है, आपको डेफिनेशन के साथ उसको देना होगा। तो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना जरूरी है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व किस तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब मार्केट डिमांड जो होता है वो उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर एक बायर नहीं होंगे, यहाँ 2, 3 या 4 होंगे, और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी किस तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मार्केट डिमांड का एक डेफिनेशन में दे देता हूं आपको। तो इसमें है ये, इट्स रेफर्स टू that situation where numbers of buyer
number of buyer are ready to buy a commodity at existing price। ठीक है, मतलब ये क्या है कि मार्केट डिमांड का मतलब कि मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऑफ बायर होते हैं, जहां पर वो लोग क्या कर सकते हैं, मिलके किसी भी कमोडिटी को खरीद सकते हैं। लेकिन बात अब ये है कि उनका जो ग्राफिकल और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हुआ वो किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर ऑफ बायर तो है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स होंगे। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं अगर शेड्यूल की बात करूं तो यहाँ पर एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि प्राइस अगर है तो कौन सा कंज्यूमर कितना डिमांड करता है। ठीक उसी तरह उसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको एक डिमांड कर्व एट मार्केट डिमांड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं शेड्यूल बनाऊं तो शेड्यूल की अगर बात किया जाए तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इट्स refers to that situation where tabular representation shows relations between price and quantity of demand between two consumer। अब यहां पर हम बात करते हैं कि एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम रिलेशन शो करेंगे दो ऐसे कंज्यूमर्स का जो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग चलिए देखते हैं कि अब मार्केट डिमांड में जो आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपका प्राइस, यहाँ पे एक कंज्यूमर है जिसका नाम है ए, एक कंज्यूमर जिसका नाम है बी, और ये आपका मार्केट डिमांड, ये आपका हो गया मार्केट डिमांड। उस वक्त मार्केट में इस गुड्स को लेकर कितना डिमांड था हम उसमें देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं प्राइस सेट कर देता हूं 5 4 3 2 1। ठीक, ए डिमांड कितना कर रहा है, जब 5 रुपीज था किसी गुड्स का या कॉमोडिटी का, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते 10 क्वांटिटी। यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर 20, यह आएगा 30, यह आएगा 40 और यह आएगा 50। सेम जैसा पिछले इंडिविजुअल डिमांड में हम लोगों ने देखा। यहाँ पर और एक कंज्यूमर है जिसका नाम है बी, अब वो कितना डिमांड कर रहा है वो देखते हैं। जब ₹5 था तो ये अपना डिमांड रखता है 20, जब 4 आया तो यहाँ पर वो रखेगा अपना 30, जब 3 हुआ तो यहाँ पर 40 रखेगा, उसी तरह यहाँ पर 50 और यहाँ पर आएगा 60। ठीक, अब चलिए देखिए, जब प्राइस घट रहा था तो इन दोनों का जो डिमांड है वो बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पर प्राइस घट रहा है, इन दोनों का डिमांड बढ़ रहा है, तो मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो हम देखते हैं। अब हमें ए का डिमांड और बी का डिमांड दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उस समय मार्केट में कितना डिमांड था। तो 10 एंड 20 हो गया आपका यहाँ पर 30, यहाँ पर आपका जोड़ के हो जाएगा 50, यहाँ पर होगा आप लोग का 70, यहाँ पर होगा आपका 90 और यहाँ पर होगा 110। ठीक है, ये आपका मार्केट डिमांड हो गया। अब इसे मैं कन्वर्ट करूंगा अब एक ग्राफिकल में। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ग्राफिकल किस तरह से बनाया जाता है। दो कंज्यूमर्स, तो दोनों का अलग अलग ग्राफिकल बनेगा। तो चलिए देखें, तो चलिए देखिए कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूं आपका दोनों कंज्यूमर्स का डिमांड कर्व। ठीक है, अब चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ए का लेते हैं। जब यहाँ पर ₹5 था, 4 था, 3 था, 2 एंड 1। ठीक है,
तब इन ए का जो डिमांड कर्व है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। मतलब यहाँ पर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। अब यहाँ पर सेम मुझे वही चीज को क्या करना है, टेबुलर से ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर शुरुआत में 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। ठीक है। अब चलिए देखिए, जब 5 रुपीज था तो उसका डिमांड था सिर्फ 10 का। ठीक है, यहां पर आप लोगों को देखने मिल रहा है, सिर्फ ए का देखना है, अभी बी का नहीं। अब यहां पर देखिए सेकंड कॉलम में जब 4 रुपीज हुआ तो क्वांटिटी हो गया इसका 20 का। तो यहाँ जब 4 हुआ तो यहाँ डिमांड हो गया आपका 20 का। जब यहाँ पर 3 हुआ तो डिमांड हो गया आपका 30 का। जब यहाँ डिमांड 2 का हो गया तो डिमांड हो गया आपका 40 का। प्राइस 2 रुपीज तो डिमांड आपका 40 का हो गया। जब यहाँ प्राइस 1 हुआ तो यहाँ पर हो गया 50 का। अब आप लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व दोनों को साथ में रखिएगा तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्क तब आएगा जब हम दो कंज्यूमर्स का एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो सेम इसका भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों मार्केट में है और मार्केट में जो प्राइस रहेगा वो सभी के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन डिमांड, जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तब यहाँ समझिए कि इसका जो स्टार्टिंग ऑफ डिमांड है वो है 20 से, तो हम यहाँ 10 से नहीं 20 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 20, 30, 40, 50 एंड लास्ट एटलीस्ट इसका कितना गया है 60 तक। तो हम लोग यहाँ 60 तक ड्रॉ करेंगे। इसका 50 था तो 50 तक ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अब हमें प्राइस और बी दोनों को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि ए का काम यहाँ खत्म हो गया। अब चलिए देखिए, जब ₹5 था तो इसका डिमांड था 20 का। ठीक है, मतलब इसका डिमांड यहां पर आके जुड़ गया। ठीक है, जब 4 रुपीज था तो डिमांड बी का कितना था, 30 का। तो 4 रुपीज जब आया तो डिमांड इसका कितना आ गया, 30 का। जब यहाँ पर 3 रुपीज हुआ तो उसका डिमांड हो गया 40 का। तो 3 जब था तो इसका आ गया 40 का। जब इसका प्राइस 2 रुपीज तक था तो इसका डिमांड हो गया 50 का। तो 2 हो गया तो इसका कहां गया, 50 पे गया। ठीक है, जब 1 हो गया तो इसका डिमांड आ गया 60 पर, यहां पर आ गया 60 पर। ठीक है, अब समझना है कि दोनों कंज्यूमर्स का तो मैंने बनाया, दोनों कंज्यूमर्स के लिए प्राइस तो सेम था, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो था वो अलग अलग था। कोई कम कंज्यूम कर रहा है तो कोई कहीं ज्यादा कर रहा है, लेकिन एट दी पॉइंट दोनों कहां पर एक दूसरे से मैच किए, आपको ये देखना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मैच कहां किए। तो अब चलिए देखिए, इसका भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा लेफ्ट टू राइट, इसका भी डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट स्लोप होगा। लेकिन एक जगह है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्राइस है वो एक साथ कहीं मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन, जहां पर दोनों कंज्यूमर्स का क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक दूसरे के बराबर था, एकदम क्लोज था। ठीक है, मतलब कि प्राइस भी उसके लिए उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है, लेकिन हम लोग दोनों का जो डिमांड कर्व है वो कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके मैच कर रहा है। तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन, जहां पर दोनों का क्वांटिटी ऑफ डिमांड बराबर के पोजीशन में आता है। तो हमने ये देख रहे हैं कि 3 और 3 पे हमारा ये डिमांड कर्व कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि बहुत किसी के मन में ये सवाल रहेगा कि यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, तो ये डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस है तो यहाँ पर बराबर किस तरह से हो रहा है। आप लोगों को कोई भी एक लाइन को पकड़ना है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी एक लाइन को पकड़ के एक बैलेंसिंग लाइन आप लोगों को क्रिएट करना है। आप लोग चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बीच में कर रहा हूं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है, कन्वर्जन है, ठीक है ना, कितना इंक्रीज किया है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में कितने का है, +10 का है। ये 10-10 बढ़ रहा है तो ये भी 10-10 बढ़ रहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये 10 का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी 10 का है, इन दोनों के कन्वर्जन में भी 10 है। तो ये 10 मेरे लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है ना, ये 10 मेरे लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम इस डिमांड कर्व को
यहाँ से भी बैलेंसिंग लाइन बना सकते हैं, क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि दोनों का जो कंपैरिजन है, दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या है, 10 का है, इन दोनों के बीच में भी 10 का है, इन दोनों के अपने अपने कंजम्पशन में भी कितने का है, 10 का है। तो 10 मेरे लिए क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया, कॉमन ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड हो गया। तो इन दोनों के बीच में हम एक बैलेंसिंग लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि इसी के बाद नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, ये सभी गुड्स किस तरह से होते हैं, इनका मार्केट में क्या रोल है, किस तरह से ये मार्केट में फंक्शन करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।